हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पे। जैसे आपने वीडियो की थंबनेल देखे होंगे कि कंप्लीट अकाउंटिंग के टर्म्स मतलब अकाउंटिंग की पूरी टर्मोलॉजी में आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी बनने वाली है। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए और मैं आपसे दावा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद अकाउंटिंग का कोई ऐसा टर्म नहीं होगा जिसे आप समझ नहीं पाओगे। बेसिक से बेसिक छोटा सा छोटा और हायर लेवल का भी टर्म मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, जो आपको 11 से लेके आपके पीजी तक मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन तक काम आएंगे। ऐसे पूरे टर्म्स को मैं एक वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश किया हूँ, तो आप इस वीडियो को स्टिल एंड तक देखिए और समझिए कि अकाउंटिंग की टर्मोलॉजी कैसे बनी है और उनका मीनिंग और डेफिनेशन क्या होता है। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को चालू करते हैं। तो जो बेसिक अकाउंटिंग टर्मोलॉजीज है वहां से हम चालू करेंगे। तो पहला टर्म जो आता है हमारा होता है वो ट्रांजैक्शन। देखिए, हर बिजनेस में जब मैं अकाउंटिंग की बात करता हूँ तो मैं किसकी बात करता हूँ? बिजनेस की बात करता हूँ। हर बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं। तो ट्रांजैक्शन में क्या क्या होता है? ट्रांजैक्शन तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन और पार्टीज फॉर मनी और मनी वर्थ इज नोन एज ट्रांजेक्शन। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज का दो लोगों के बीच में अदला बदली मतलब एक्सचेंज करना, गुड्स एंड सर्विसेज को आपस में अदला बदल करना, वो क्या कहलाता है हमारे लिए? ट्रांजेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ मनी। एक सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, ट्रांजेक्शन यानी क्या, हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। जैसे कि एक जो सेलर होता है और एक बायर होता है। मतलब सेलर क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज बायर को देता है, मतलब उस क्रेता को देता है जो वस्तु खरीदने आया है, और बायर बदले में उसे क्या देता है? पैसा देता है। तो इन दोनों के बीच जो व्यवहार हुआ वही व्यवहार मतलब इंग्लिश में उसे बोलते हैं हम ट्रांजेक्शन। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। एक बात यहाँ याद रखिए, यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है और यहाँ पे मिनिमम कितनी पार्टीज होंगी? दो पार्टीज होंगी। और इसका जो एक्सचेंज का मीडियम होगा मतलब जो एक्सचेंज होगा बदले में, जैसे कि सेलर क्या दे रहा है वहां पे बायर को? गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, और जो बायर हो हमारा वो उसे बदले में क्या दे रहा है? सेलर को पैसा दे रहा है। मनी दे सकता है या फिर पैसे के इक्वल, जैसे यहाँ बोला गया है मनी वर्थ मतलब जिसे पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर उसकी कोई वैल्यू होंगी, ऐसी कोई चीज देता है। तो ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन। तो अब ट्रांजेक्शन में भी टाइप्स होते हैं। अब ट्रांजेक्शन में कैसे टाइप्स? तो एक होता है हमारा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन और दूसरा होता है हमारा नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। अब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मतलब क्या, वो समझते हैं। जहां पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो कहलाता है हमारे लिए मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, और जहां पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जहां पैसा नहीं होता, तो वो कहलाता है हमारे लिए नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को हमने फिर से दो भागों में बांटा गया है, एक हमारा कैश ट्रांजेक्शन और दूसरा है हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर हमें नगद में पैसा मिल जाए, तुरंत पैसा मिल जाए, तो वो हो जाता है हमारा कैश ट्रांजेक्शन। और हमें बाद में पैसा मिले, मतलब अभी पैसा नहीं मिल रहा है पर कुछ समय बाद, कुछ ड्यूरेशन बाद अगर हमें पैसा मिलता है, तो वो हो जाता है हमारे लिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन। दूसरा नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में क्या है हमारा? बार्टर सिस्टम या फिर बार्टर ट्रांजेक्शन। जैसे आपको पता होगा बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि आपस में वस्तुओं सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता था, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता था। वहां पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जहां पैसा इन्वॉल्व नहीं होता वो कहलाएगा हमारे लिए नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। तो आई होप सो ये आपको समझ में आ गए होंगे। हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं आगे। तो पहले हमने पढ़े थे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में क्या? द ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। आपको बस इतनी बात याद रखनी है, जहां पैसे की बात होंगी वो कहलाएगा हमारे लिए मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। जैसे मैंने बोला, पैसा या पैसे के इक्वल वर्थ का मतलब जिसकी कोई वैल्यू हो, ऐसी चीज को क्या किया जाता है? एक्सचेंज किया जाता है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि पैसा हो। अगर मैं किसी ट्रांजेक्शन के लिए अपनी बिल्डिंग दे दूं, अपनी साइकिल दे दूं, अपना मोबाइल भी दे दूं, तो ये भी क्या कहलाएगा? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, क्योंकि उस साइकिल की, उस मोबाइल की, उस बिल्डिंग की क्या है? एक वैल्यू है। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने एक पर्सन से क्या किया, मैंने 5,000 की गुड्स खरीदा, वस्तु खरीदा। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास 5,000 का मोबाइल था। मैंने बोल दिया कि भैया आप मुझे गुड्स दे दो और आप मोबाइल रख लो। तो उन्होंने मेरा मोबाइल रख लिया और मैं गुड्स लेके आ गया। देखिए, यहाँ पैसे की बात नहीं हुई है, बट मॉनेटरी वर्थ जो यहाँ यूज हुआ है उसकी बात हुई है, क्योंकि मेरे मोबाइल की भी प्राइस कितनी थी? 5,000 रुपये थी, मैंने मोबाइल दे दिया। तो ऐसी चीज़ों को बोला जाएगा, ऐसे ट्रांजेक्शन को बोला जाएगा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। आई होप सबको क्लियर हो रही है बातें। अगला जो है हमारे पास ओनली
मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये बात बहुत जरूरी है, जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं वहां पे ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है, जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता समझिए, पर्पज समझिए। जैसे कि अगर मैं कोई भी अकाउंटिंग का काम करता हूं तो मुझे वैल्यू को लिखना जरूरी होता है। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वर्जन के समय या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के समय मैं आपको इन डेप्थ पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतनी बात याद रखिए, अगर जहां पैसा आया है या पैसा गया है, मतलब जहां पैसे की बात हुई है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुआ है, तो वही तभी मैं उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखूंगा, अदरवाइज उसे मैं बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में नहीं लिखूंगा। अगला जो है हमारे पास वो है इसी के टाइप्स। जैसे हमने पढ़े थे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में टाइप्स होते हैं, तो पहला जो टाइप था हमारा वो था कैश ट्रांजेक्शन। तो पढ़ते हैं कैश ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है। ये बिजनेस ट्रांजेक्शन इन विच कैश इज पेड आर रिसीव्ड इमीडिएटली इज नोन एज कैश ट्रांजेक्शन। देखिए, अगर किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन में, मतलब किसी भी जो हमारा व्यवसाय होगा उस व्यवहार में, व्यवसाय के व्यवहार में हम तुरंत कैश ले लेते हैं या तुरंत कैश दे देते हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारे लिए, कैश ट्रांजेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखा है गुड्स परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश एट ₹15,000। मैंने क्या किया, 15,000 की गुड्स तुरंत खरीदा, मतलब मेरे पास गुड्स आया और मैंने कैश दे दिया। वैसे ही आपके पास सेकेंड एग्जांपल भी है, पेमेंट ऑफ सैलरी, मैंने सैलरी दे दिया 5,000 रुपए की, मतलब तुरंत कैश पेमेंट कर दिया, तो ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया। सेकेंड जो है हमारे पास वो है हमारे पास क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो क्या लिखा है पढ़ लेते फिर मैं आपको समझाता हूं। ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज one in which cash is not paid and received immediately at the time of the transaction। देखिए, पहली बात इसने बोला है कि जो मनी होगा, मतलब हमारा कैश होगा, वो पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली ट्रांजेक्शन के समय तो नहीं किया जाएगा, बट इट इज पेड और रिसीव्ड एट ए लेटर डेट, या तो कुछ पीरियड के बाद या फिर किसी निश्चित दिन के, मतलब लेटर डेट मतलब कभी भी हो सकता है, फर्दर हो सकता है। तो मैं आपको एक सिंपल वर्ड में बता दूं कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन यानी वो ट्रांजेक्शन जहां पे पैसा तुरंत दिया या नहीं लिया नहीं जाता, बल्कि किसी स्पेसिफिक डेट पे या फिर फ्यूचर में पैसा लिया और दिया जाता है, उसे बोलेंगे हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तुरंत पैसा नहीं मिला मतलब वो कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया हमारे लिए, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जैसे कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन एट 8,000। जैसे कि मैंने अमन को 8,000 के गुड्स क्रेडिट पे बेचा, मतलब अमन मुझे तुरंत पैसा नहीं दे रहा है, अमन मुझे बाद में पैसा देगा, मैं उसे गुड्स पहले दे दूंगा और अमन मुझे किसी डेट पे, किसी लेटर डेट, मतलब कोई भी डेट हो सकती है, या तो हम डिसाइड कर लेंगे या फिर वो अपनी मर्जी से लाके दे देगा। अगला जो है हमारे पास एक एग्जाम्पल है, सोल्ड मशीनरी टू मिस्टर अमर सिंह ऑन क्रेडिट ₹20,000। मैंने फिर से अमर सिंह को एक मशीनरी दिया, मतलब मैंने मशीनरी तो तुरंत दिया, पर अमर सिंह ने मुझे पेमेंट अभी नहीं किया, इमीडिएटली नहीं किया। जब मैंने उसे मशीनरी दिया, वो मुझे पैसा बाद में देगा जब मैं उसे स्पेसिफिक डेट बताऊंगा, या फिर वो अपनी मर्जी से लाके दे सकता है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया। आई होप सो आपको ट्रांजेक्शन क्लियर हो गए होंगे। तो उसका सेकेंड पार्ट नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन समझते हैं। तो क्या होता है इसका मीनिंग, यहाँ पे लिखा है द ट्रांजेक्शन इन विच डज नॉट इन्वॉल्व an exchange of money or money were directly or indirectly are called non monetary transaction। देखिए, मैंने पहले ही बताया जहाँ पैसे की बात नहीं हो, जब मैं पैसा बोलूंगा तो आप समझ जाना मनी वर्थ भी, क्योंकि मैंने आपको मनी वर्थ क्या होता है मैंने आपको अर्लियर बताया हो, ठीक है। तो जहां पैसे की बात ना हो ऐसे ट्रांजेक्शन को बोला जाएगा नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। जैसे एन एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर थिंग्स इज कॉल्ड बार्टर ट्रांजेक्शन। एक चीज के बदले दूसरी चीज को देना, जैसे मैंने अपने दोस्त को मोबाइल दिया और उसने मुझे अपना मोबाइल दे दिया, मतलब हमने आपस में मोबाइल को एक्सचेंज कर लिया। या फिर ऐसा समझिए कि मैंने एक दुकानदार से, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, मैंने गुड्स ले लिया एक व्यक्ति से और अपने पास की गुड्स उसे दे दिया, मतलब ये क्या हो गया, पैसे की बात नहीं हो रही, गुड्स को एक्सचेंज किया जा रहा है, गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज किया जा रहा है। तो ऐसी चीजों को बोला जाएगा बार्टर ट्रांजेक्शन या फिर नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। आई होप सो आपको ये बात क्लियर हो गई होंगी। तो अगला जो टर्म आते हैं हमारे पास वो हमारे अकाउंटिंग से रिलेटेड होते हैं, जहाँ पे हम अकाउंटिंग वर्ड्स यूज करते हैं। तो पहला जो टर्म है हमारे पास एंट्री। एंट्री यानी क्या, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं प्रविष्टि। तो रिकॉर्डिंग of a business transaction in proper form or method in the books of account is called an entry। अगर किसी व्यवहार को, व्यावसायिक व्यवहार, जैसे हमने बोले कि कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये जो व्यवहार हुए हमारे, उनको प्रॉपर फॉर्म में लिखना, यही क्या कहलाता है हमारे लिए, एंट्री कहलाता है, प्रविष्टि कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास नरेशन। देखिए, जब आप ये जनरल
एंट्रीज बनाऊंगी उस समय काम में आएंगी कि ये क्या चीज़ें होती है। तो उसका मीनिंग मैं आपको बस ब्रीफ में बता रहा हूँ। एंट्री मैंने आपको समझा दिया कि अगर हम किसी ट्रांजेक्शन को प्रॉपर वे में लिख रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है, एंट्री कहलाती है। एंट्री के ठीक नीचे हमें ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि ये जो ऊपर वाली एंट्री हुई है वो क्यों हुई है। वो जो ब्रीफ एक रीजन होता है उसी हम क्या बोलते हैं, हमारा नरेशन बोलते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है। ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर विच एन एंट्री इज पास्ड इज कॉल्ड एज नरेशन। मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले बताया कि अगर हम एंट्री लिख रहे हैं उसके ठीक नीचे हम ये लिखते हैं कि वो ट्रांजेक्शन की एंट्री क्यों हुई है, मतलब उसका रीजन क्या था, उसी हम क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। लिखा है इट इज ऑलवेज गिवन इन ब्रैकेट। उसे क्या कहा लिखा जाता है, ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये बात आप याद रखिए। बिलो द जनरल एंट्री एंड इट्स यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड्स बिगिनिंग और फॉर। देखिए यहाँ दो बात आपको याद रखनी है। जो हमारा नरेशन होगा वो ठीक एंट्री के नीचे होगा और वो हमेशा ब्रैकेट में होगा, और वो जिसकी स्टार्टिंग जो होंगी वो होंगी बीइंग और फॉर से स्टार्टिंग होंगी। जैसे कि मैं आपको एक एंट्री शायद आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। जैसे मैं बोलता हूँ मैंने अजय को 10,000 रुपीज़ दिया, तो मैं इसकी एंट्री पास करता हूँ, अजय अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो ये जो मैंने एंट्री पास किया उसके नीचे में ठीक मुझे ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, वहाँ लिखना पड़ेगा बीइंग कैश पेमेंट टू अजय। बहुत सारे जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट होंगे उन्हें समझ में आ गया होगा, जिन्हें नहीं आया है कोई तकलीफ की बात नहीं है, हम आगे इसे कंटिन्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स। अब गुड्स यानी क्या, तो लिखा है द टर्म्स गुड्स रेफर्ड टू मर्चेंटाइज, कमोडिटीज, आर्टिकल्स और थिंग्स इन विच ट्रेडर ट्रेड्स these are purchased or manufactured for the purpose of sale and to earn profit। देखिए गुड्स को भी डिफाइन किया गया है कि अगर एक व्यक्ति, एक सेलर किसी चीज़ को बेचता है, किसी आर्टिकल हो सकता है, कम्युनिटीज हो सकती है, कोई भी थिंग हो सकती है, किसी चीज़ को बनाता है या परचेज करता है और फिर बेच देता है टू अर्न प्रॉफिट, तो उसे क्या बोला जाएगा, गुड्स बोला जाएगा। तो मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में बता दूं, जब एक बिजनेसमैन किसी वस्तु को बनाता है या फिर किसी से खरीदता है, बाद में किसी और को बेच देता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट, तो जिस चीज़ को बेचा उसने, जिस कम्युनिटीज़ को, जिस आर्टिकल को, जिस थिंग्स को उसने बेचा है वो क्या कहलाती है, उसके लिए गुड्स कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल से समझे तो मैंने 10,000 गुड्स बनाए, फिर बाद में उसे बेच दिया और उसे बदले में मुझे प्रॉफिट हुआ। तो मैंने जो 10,000 गुड्स बनाए थे उन्हें मेरा बेचना, जो गुड्स बोला मैंने जो बनाया वही मेरे लिए क्या है, गुड्स है। अगले देखते हैं हमारे पास क्या है, कैपिटल। जो नेक्स्ट टर्म्स है वो है हमारे लिए कैपिटल। द टोटल अमाउंट इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। देखिए सिंपल सी बात, जो बिजनेस मैन होता है जितना भी पैसा कहाँ लगाता है, इन बिजनेस में लगाता है, तो वो क्या कहलाती है, उसके लिए कैपिटल कहलाती है। और इसे इक्वेशन से अगर समझा जाए तो एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर द लायबिलिटीज आल्सो कॉल्ड एज कैपिटल। देखिए अगर एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर द लायबिलिटीज इज कॉल्ड एज कैपिटल, मतलब एक इक्वेशन से समझाने की कोशिश किया गया। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं समझेंगे, तो इक्वेशन देखिए, अगर हमारे असेट्स ज़्यादा हो, ये असेट्स क्या हमारी ज़्यादा हो और हमारी लायबिलिटीज़ क्या हो, कम हो, तो वो जो बैलेंस बचता है उसे क्या बोला जाएगा, कैपिटल बोला जाएगा। दो चीज़ यहाँ याद रखिए, पहली चीज़ कि जो ऑनर जितना पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में वो कैपिटल कहलाती है। दूसरी चीज़ ये क्या होती है, असेट्स का के ऊपर लायबिलिटीज का एक्सेस अमाउंट क्या कहलाती है, हमारे लिए कैपिटल कहलाती है। जैसे मैं इस इक्वेशन को आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हम एक बिजनेस में 10,000 की गुड्स है और मतलब असेट्स है मान के चलिए, और लायबिलिटीज है 5,000 की, मतलब 10,000 में से अगर मैं अपनी लायबिलिटीज 5,000 को रिड्यूस कर देता हूँ तो मेरे पास जो बैलेंस बचेगा 5,000, वो क्या कहलाएंगे मेरे लिए, कैपिटल। या फिर जैसे मैं दूसरा जो यहाँ बोला गया है कि एक बिजनेसमैन जितना पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में वो क्या कहलाती है, कैपिटल। उसका भी एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मैंने आज नया बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने बिजनेस में 1,00,000 रुपए लगाए, तो क्या कहलाएंगे मेरे लिए, कैपिटल कहलाएंगे। आई होप सो आपको ये बात क्लियर हो रही है। आगे देखते हैं, हमारे पास लिखा है कैपिटल इज ए लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑन दिस अमाउंट इज पेएबल बाय द बिजनेस इंटरप्राइज टू द ओनर एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ द बिजनेस।
देखिए ये बिजनेस की लायबिलिटीज होती है। जब भी हम कैपिटल को हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब अंतिम लेके जो बनाएंगे उसे हम कहाँ लिखेंगे, अपने लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। और ये बिजनेस पर्सन की जो इंटरप्राइजर होगा, हमारा बिजनेसमैन होगा, उसे हमें वापस करना पड़ेगा जब वो बिजनेस बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि कैपिटल को लायबिलिटीज में क्यों लिखते हैं। देखिए एक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, मैं आपको बाद में पढ़ाने वाला हूं। इसका बोलना है कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेस का मालिक अलग होता है। अगर मैं बिजनेस को पैसा दे रहा हूं तो बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैसा मुझे वापस करे। मतलब अगर आज मैं बिजनेस को 1,000 रुपए दे रहा हूं तो बिजनेस जब बंद होगा वो 1,000 रुपए मुझे बिजनेस ने वापस करने चाहिए। इसलिए जो हम पैसा लगाते हैं ना वो क्या कहलाती है हमारे लिए, कैपिटल, और वो बिजनेस की क्या होती है हमारे लिए, लायबिलिटी होती है। आगे देखते हैं हम ड्रॉइंग द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स असेट्स etc withdrawn from the business by the owner for personal use is called drawing। बहुत सिंपल सी बात, अगर जो व्यवसाय का मालिक पैसा लगाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट है। अगर वही व्यवसाय का मालिक वहां से बिजनेस से वस्तुएं निकालता है या असेट्स निकालता है या फिर पैसा निकालता है, विड्रॉल करता है बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज, और वो भी अपने खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के लिए, तो क्या कहलाता है, उसके लिए ड्रॉइंग कहलाता है। मतलब इसे हिंदी वर्ड अगर देखा जाए तो इसे हिंदी में बोला जाता है आहरण। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लिखा है, ये प्रोप्राइटर pays college fees of his son or pays for his medical expenses, mobile bill etc from the business। जैसे एग्जांपल में, जैसे कि जो बिजनेसमैन होगा उसका कोई बच्चा होगा, उसकी कॉलेज की फीस दे दिया बिजनेस से निकाल के, अपने खुद के मेडिकल के खर्चे का जो बिल बना उसका पेमेंट कर दिया, मोबाइल का जो बिल आता है वो उसका पैसा भी उसने बिजनेस से निकाल के दे दिया। तो ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे लिए ड्रॉइंग कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम डेटर्स। नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास है वो डेटर। ये पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज नोन एज डेटर। देखिए समझाता हूं मैं आपको, अगर कोई व्यक्ति को हम उधारी पे गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं, मतलब हम उसे बेच रहे हैं, जैसे एग्जांपल समझते हैं, मैंने राम को 10,000 की गुड्स बेची है और राम ने बोला है कि मैं आपको बाद में पैसा दूंगा, तो जो राम जो को मैंने उधार में बेचा तो ये क्या कहलाएगा, मेरे लिए डेटर कहलाएगा। क्योंकि ये पर्सन क्या हुआ यहाँ पे, जैसे इसने बोला है कि इसे मैंने क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज दिया, और ये बदले में मुझे क्या देगा, फ्यूचर में पैसा देगा, मुझे अभी नहीं देगा बाद में पैसा देगा, तो वो क्या कहलाएगा, मेरे लिए डेटर कहलाएगा। जैसे कि आप डेफिनेशन के साथ इसे कंबाइन करते हैं। ये पर्सन हु हैज टू पे, मतलब राम मुझे पैसा देने वाला है, टू द बिजनेस मतलब हमारे बिजनेस को देने वाला है, फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, क्योंकि मैंने उसे उधारी भी क्या बेची थी, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा था, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। ये डेटर इज पर्सन हु ओन्स मनी टू द बिजनेस, मतलब एक वैसा पर्सन होता है जो बिजनेस को पैसा देने वाला होता है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही है डेटर क्या होता है। डेटर से रिलेटिव या बोलिए उसका एक ठीक अपोजिट टर्म होता है क्रेडिटर। देखिए पहले केस में क्या हुआ, मैंने उधार पे किसी को बेचा, ये भी तो हो सकता है कि मैं किसी से उधार पे खरीदूं और उसे मैं बाद में पैसा दूं। तो वही बात हुई कि अगर मैं किसी से कुछ खरीदता हूं, अभी खरीदता हूं और बाद में पेमेंट करता हूं, तो जिस व्यक्ति से मैंने खरीदा है और जिसे मैं बाद में पेमेंट देने वाला हूं वो क्या कहलाएगा, हमारे लिए क्रेडिटर कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मैंने शाम से 10,000 की गुड्स खरीदा और उसे मैं बाद में 10,000 देने वाला हूं, तो मैंने उधारी भी खरीदा हूं ना अभी, तो मैं शाम को बाद में पैसा देने वाला हूं, तो शाम क्या बन जाएगा, मेरे लिए क्रेडिटर बन जाएगा। ये हमारी बन जाती है, हमारी लायबिलिटी बन जाती है, और डेटर हमारी क्या बन जाती है, असेट्स बन जाती है। तो क्रेडिटर को लिए समझते हैं यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल के साथ, ए पर्सन टू whom the business has to pay for getting गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज नोन एज क्रेडिटर। देखिए बिजनेस को पे करना पड़ता है, जैसे मुझे शाम को पे करना पड़ रहा था क्योंकि मैंने उससे गुड्स एंड सर्विसेज क्रेडिट पे लिया था, और ये क्या होता है, ये बिजनेस को पैसा उसे वापस देना पड़ता है। उस बिजनेस जो बिजनेस होगा, जैसे मेरा बिजनेस था, मुझे शाम को पैसा वापस देना पड़ेगा। अगला जो टर्म है वो हमारा रिलेट करता है डेटर से। किससे रिलेट करता है, डेटर से। जैसे कि उसे बोला गया है बैड डेट्स। जैसे कि मैं आपको इनका हिंदी मीनिंग आपको एक बार बता दूं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट वालों के लिए, डेटर का मतलब होता है बेटा अर्धमंडम, क्रेडिटर का मतलब होता है उत्तमंडम, और जो बैड डेब्ट्स होता है उसे हिंदी में बोला जाता है अशुद्ध ऋण। तो यहाँ पे लिखा है एन अनरिकवेबल अमाउंट फ्रॉम ए डेटर इज नोन एज बैड डेब्ट्स। देखिए जब हम डेटर से हमें कोई पैसा नहीं मिलता तो वो क्या कहलाती है, हमारे लिए बैड डेब्ट्स कहलाती है। इट इज रेवेन्यू लॉस टू द बिजनेस, एक रेवेन्यू का लॉस होता है, मतलब लॉसेस के भी टाइप्स होते हैं, मैं आगे कवर करवाने वाला हूँ। तो
तो ये एक रेवेन्यू लॉस का एक टाइप है। जैसे हम इसे एग्जांपल से समझते हैं, मैंने राम को 20,000 की गुड्स दिया और उधार पे बेचा था, मतलब राम मेरे लिए क्या बन गया, डेटर बन गया, मतलब राम ने मुझे पैसा देना चाहिए था। लेकिन कुछ समय बाद, मान लीजिए या 1 महीने बाद, राम ने मुझे ओनली 19,000 ही दिए, मतलब मैंने उसे 20,000 की गुड्स बेचा था और उसने मुझे 19,000 दिए और 1,000 देना भूल गया, उसने पैसा मेरा डुबा दिया। तो जो 1,000 पैसा डूब गया है वो अनरिकवरेबल अमाउंट जो मुझे रिसीव नहीं होने वाली है, वही क्या कहलाती है हमारे लिए, बैड डेब्ट्स कहलाती है। आई होप सो आपको बात क्लियर हो रही है। आगे देखते हैं हम एक्सपेंडिचर के बारे में कि एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। बिजनेस में हम बहुत बार एक्सपेंडिचर वर्ड सुनते हैं, तो आज समझ में लेते हैं एक्सपेंडिचर यानी क्या होता है। एक्सपेंडिचर का हिंदी वर्ड होता है बेटा खर्चा। तो लिखा है एन अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। देखिए, एक बिजनेस के द्वारा कोई भी एक अमाउंट खर्च की जाती है ताकि उसे कुछ मिले, तो वो क्या कहलाता है, उसके लिए एक्सपेंडिचर कहलाता है। मैं ये थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज हो गई, इसे आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेरा सेल बढ़ जाए और मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिले। तो इसी से समझिए, मैंने क्या किया, बिजनेस है मेरा, मैंने खर्च किया। क्यों खर्च किया, कंसिडरेशन, मैंने कंसिडरेशन देखा कि आगे अगर मैं सेल ज़्यादा करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ, एनी अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस, मतलब बिजनेस ने, मतलब मैंने खर्चा किया, पहली बात। दूसरा, एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा, विज्ञापन करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा। उसी चीज को क्या बोलते हैं हम, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। आई होप सो क्लियर है आपको ये बात। आगे बढ़ते हैं हम, हमारे पास एक्सपेंडिचर के टाइप होते हैं। तो पहला एक्सपेंडिचर है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो जिस एक्सपेंडिचर का नेचर हमारा कैपिटल हो, मतलब हमारे बिजनेस के लिए यूज हो, लॉन्ग टर्म के लिए यूज हो, तो उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। दिस एक्सपेंडिचर इज इनक्योर्ड टू एक्वायर असेट्स और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। इट्स गिव द बेनिफिट ए लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। देखिए, पहली बात कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, तो अगर किसी फिक्स असेट्स को एक्वायर करने में, मतलब खरीदने में मुझे खर्च करना पड़ रहा है, या फिर किसी फिक्स असेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए मुझे खर्चा करना पड़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। दूसरी बात, ये लॉन्ग टर्म का बेनिफिट होता है, ये लॉन्ग टर्म इसका फायदा मिलता है, मुझे एक बार करना पड़ता है और उसका बेनिफिट मैं सालों साल ले लेता हूँ। क्योंकि अगर मैं मशीनरी के ऊपर, जैसे हमारे कैपिटल असेट्स या फिक्स असेट जो बोलती है, मशीनरी है, हम समझेंगे कि क्या होती है फिक्स असेट, आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो मशीनरी के ऊपर मैं एक बार खर्च करूंगा तो मशीनरी का यूज मैं सालों साल करने वाला हूं। मतलब क्या होता है, एक ऐसा बेनिफिट है जो अभी खर्च कर लो और उसका फायदा हम सालों साल उठा सकते हैं। ये नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम होती है। अब ये रिकरिंग क्या होता है, नॉन रिकरिंग क्या होता है, ये हम फर्दर आगे पढ़ने वाले हैं। तो आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास, परचेस ऑफ मशीनरी, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ कंप्यूटर। ये हमारी फिक्स असेट्स होती है जिनके ऊपर मैंने इंक्रीज किया इन्हें, या फिर मतलब नई न्यू खरीदा, या फिर जो ओल्ड थी उसमें कुछ बढ़ा दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अगला जो हमारे पास एक्सपेंडिचर आता है वो होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थोड़ी देर पहले हमने एक बात तो पढ़े थे, रेवेन्यू लॉस, याद है आपको, तो उसे भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड बट हैविंग इमीडिएट और शॉर्ट बेनिफिट मे बी लेस देन 1 ईयर। देखिए, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सिंपल सा मतलब है कि आपको इस खर्चे का, मतलब जो आप पैसा खर्च करोगे उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में नहीं मिलेगा, पर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में मिल सकता है। वो जो पीरियड होगा वो लेस देन क्या हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है। मतलब 1 साल के अंदर आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है, जिसे कि अगर मैं इसे पूंजीगत व्यय बोला जाता है, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बोला जाता है आयगत एक्सपेंडिचर। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट नोट डाउन कर सकते हैं। आगे लिखा है, इट डज नॉट इंक्रीज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात कही दी इसने कि ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी जो होती है, प्रॉफिट की कैपेसिटी को बढ़ाने का काम नहीं करते, बल्कि रिड्यूस करने का काम करते हैं। हम आगे देखेंगे। आगे लिखा है हमारे पास, ऐसे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे लिए नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। मतलब मुझे बिजनेस को ऑपरेट करने में जो पैसा खर्च होता है वही कहलाते हैं हमारे लिए रेवेन्यू नेचर के खर्चे, एक्सपेंडिचर। लिखा है नॉर्मल डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उन्हें कहा लिखा जाता है जो हमारा
ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके हमें इसे डेबिट साइड में लिखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है जिसे मैंने रेंट पेड किया, सैलरी पेड किया, वेजेस पेड किया। इनका मुझे फ्यूचर बेनिफिट नहीं है, शायद मुझे अगर लेस देन 1 ईयर में कोई बेनिफिट हो जाए तो हो जाए, या तो फिर इसका फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है और ये मेरे प्रॉफिट को नहीं बढ़ाते, मेरा उल्टा मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस करते। देखिए मैंने रेंट दिया, मतलब अगर मैं 10,000 का प्रॉफिट कमा रहा था और 1,000 का रेंट दे रहा हूँ, मतलब मेरा 10,000 का प्रॉफिट अब कितना हो गया, नलीफाई होकर 1,000 रुपये कम करके 9,000 हो गया। तो मतलब ये रिड्यूस करने का काम करते हैं। और इन्हें कहाँ लिखते हैं हम, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं या तो पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। तो रेंट हम अपने पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, सैलरी भी पीएल के अकाउंट के डेबिट में और वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। ये अब मैं कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी पढ़ा हो। जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा तो आपको भी ये बातें समझ में आ जाएंगी और आप भी इसे अच्छे से कर लोगे। आगे हम बढ़ते हैं, एक आता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। एन एक्सपेंडिचर विच आर बेसिकली रेवेन्यू इन द नेचर, रेवेन्यू नेचर के होते हैं बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जीक्यूट विद इन 1 ईयर इज कॉल्ड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए बहुत सिंपल सी बात बोला है कि ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका नेचर जो होता है वो रेवेन्यू होता है, बट उनका जो बेनिफिट होता है हमें कब एग्जीक्यूट होता है, आफ्टर 1 ईयर, वो 1 साल के अंदर नहीं मिलता, तो उसे बोला जाएगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ऐसे एक्सपेंडिचर हमारी असेट्स कहलाती है। देखिए क्या बोला गया है, तो देखते हैं, सच एक्सपेंडिचर इज रिटर्न ऑफ ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स। और ऐसे एक्सपेंसेस को हम पीएल अकाउंट के डेबिट में नहीं लिखते बल्कि हम असेट्स में लिखते हैं और इनका हम सालों साल रिटर्न ऑफ करते हैं। एग्जांपल से समझाऊंगा आपको मैं और ज़्यादा क्लियरिटी आएंगी। सच रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिटर्न डाउन अमाउंट इज शोन एज असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब बैलेंस शीट में जो अमाउंट होगी वहां से हम जो रिटर्न ऑफ करेंगे उसे हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और जो हमने रिटर्न ऑफ किया मतलब जिसकी सेकंड एडजस्टमेंट होती है उसे हम पीएल के डेबिट में लिखते हैं। इतना ज्यादा मत सोचिए इसके बारे में, आप इतनी बात याद रखिए, ऐसे खर्चे जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं और उनका बेनिफिट 1 साल के बाद मिलता है तो उन्हें क्या बोला जाता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऐसे ही कुछ एक्सपेंसेस के नाम आपके पास है, जैसे हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट। मैंने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत सारा खर्चा कर दिया, पर इसका बेनिफिट मुझे आज भले ही ना मिले पर मुझे फ्यूचर में मिल सकता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं ट्यूशन क्लासेस लेता हूँ। जब मैंने साल मतलब न्यू एकेडमिक ईयर चालू किया था, मैंने अपनी नई क्लासेस चालू किया था, उस समय मैंने बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च कर दिया। भले मुझे उसका बेनिफिट उस साल नहीं मिला हो पर मुझे उसका बेनिफिट कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, क्योंकि आज भी मेरे पास वो शायद बैनर अगर रहेंगे तो उसका बेनिफिट मुझे मिलता है। जैसे उसके बाद हैवी लीगल एक्सपेंसेस, मुझे अगर मेरा कोई पार्टनरशिप फॉर्म या कोई भी ऐसा लीगल एंटिटिया हो या फिर लीगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाने में बहुत सारा खर्चा करना पड़े, एक ही बार करना पड़ता है, उसका बेनिफिट मुझे सालों साल मिलता है। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू नेचर के है ये, इनका प्रॉफिट होता है हमें, उसके बाद ये उस साल में तो किए जाते हैं पर उसका बेनिफिट हमें सालों साल मिलता है या फिर उस साल में नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डिस्काउंट। बहुत सारी जगह डिस्काउंट में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, इसे लिखना है या नहीं लिखना है, वो आपका डाउट अभी क्लियर होने वाला है। तो पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है, डिस्काउंट इज अ कंसेशन और अलावेंसेस गिवन बाय द सेलर टू परचेसर। एक कंसेशन है या एक अलावेंसेस है जो सेलर किसे देता है, परचेसर को देता है। जैसे कि हम कुछ चीज खरीदने जाता है तो सेलर क्या बोल देता है कि आप इतने पैसे कम दे दो या फिर इतने पैसे मत दो, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे लिए डिस्काउंट कहलाता है। जैसे आप नॉर्मली डिस्काउंट हर कोई वाकिफ है ये वर्ड से, फिर भी आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मैंने 10,000 की गुड्स खरीदने गया तो जो सेलर था उसने बोले कि भैया आप तो हमारे पास हर दिन ही आते हो, तो आप एक काम करो, 10,000 की चीज़ है ना, तो आप एक काम कर दो 9,500 रुपये दे के ले जाओ। मतलब उसने क्या किया, 10,000 की चीज़ के पीछे मेरे से 9,500 ही लिया, मतलब 500 रुपये का जो कंसेशन दिया है मुझे, मतलब मेरे से 500 रुपये नहीं लिया है, वो क्या कहलाएगा, मेरे लिए डिस्काउंट कहलाएगा। आगे हमारे पास है ट्रेड डिस्काउंट। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा प्रेजेंट माइंड के साथ इसे समझिए। It is an allowances given on cartilage of price or price list of goods. This discount is allowed at the time of purchase and sale of goods. देखिए ये जो डिस्काउंट होता है, जो हमारी प्राइस लिस्ट होती है, मतलब जो लिखी इनवाइस प्राइस बोलेंगे हम, वहाँ पे जो प्राइस लिखी होंगी, कोटेड प्राइस बोलिए या फिर लिस्ट प्राइस, उसके ऊपर मिलता है। और ये कब मिलता है, जब मैं गुड्स और सर्विसेज को परचेस या सेल करता हूँ, उस समय मिलता है। वैल्यू ऑफ गुड्स
परचेज एंड सोल्ड रिकॉर्डेड इज नेट वैल्यू पेएबल आफ्टर डिडक्शन अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट अलाउ। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, जब ट्रेड डिस्काउंट को हम लिखते हैं तो उसे हम अपने अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते हैं। पहली बात तो उसके अमाउंट जो भी होंगी उसे हम रिड्यूस करके हम अपनी नेट वैल्यू पेएबल या फिर नेट वैल्यू रिसीवेबल, जितना हमें मिलने वाला है या फिर जितना मैंने दिया हुआ उसे मैं लिखता हूँ। आपके कंफर्ट के लिए बहुत एक अच्छा एग्जांपल यहाँ लिखा है, इफ गुड्स सोल्ड, इफ गुड्स ऑफ ₹1000 सोल्ड एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए मैंने 1000 के गुड्स 5% के डिस्काउंट के ऊपर बेचा, तो मतलब आपको पहले समझना चाहिए कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, यहाँ पे निकाल लीजिए। 1000 का 5% आपका ₹50 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। द वैल्यू ऑफ द गुड्स विल बी रिकॉर्डेड 950 बोथ बाय द परचेसर एंड सेलर। कितना लिखा जाएगा? 950 लिखा जाएगा, मतलब ₹50 का जो ट्रेड डिस्काउंट है उसे नहीं लिखा जाता। एक बात आपको याद रखनी है, जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है उसे अकाउंट्स ऑफ बुक में नहीं लिखा जाता, बल्कि नेट वैल्यू को लिखा जाता है, और कैश डिस्काउंट जो होता है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, वही बात लिखा है, द ट्रेड डिस्काउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली। इसे सेपरेटली बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखा जाता, सीधा सीधा जो हमारे मेन अमाउंट होंगे वहां से डिडक्ट करके जो नेट अमाउंट आई है उसे लिखा जाता है। आपको क्लियर हो गया होगा। बस आपको एक बात याद रखनी है कि इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखना है, जो नेट अमाउंट आएंगी उसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आ गया हमारा दूसरा डिस्काउंट, इट इज द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ द रिसिप्ट। जब आपको फाइनल अमाउंट रिसिप्ट हो जाए, मतलब फाइनल पेमेंट जो बोलेंगे, उस समय अगर आपको डिस्काउंट मिलता है या आप किसी को देते हो तो वो क्या कहलाएगा? आपके लिए कैश डिस्काउंट कहलाएगा, और इसे लिखा जाता है। ठीक है, और ये क्यों दिया जाता है? तो इंकरेजिंग द प्रमोट द पेमेंट। क्यों? हम प्रमोट करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पेमेंट हो। जैसे कि मैंने बोल दिया कि मैंने एक एग्जांपल से समझेंगे, एक राम था, राम नाम का व्यक्ति था, उसे मैंने 10,000 की गुड्स बेचा, और मैंने बोला राम अगर तुम मुझे 1 महीने के अंदर पेमेंट करते हो तो तुमको मैं 1,000 रुपये का डिस्काउंट दूंगा। मतलब तुम्हें अब 10,000 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि कितने देने पड़ेंगे? 9,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो राम ने क्या किया, अरे मेरा 1,000 रुपये बच रहा है, तो उसने मुझे 1 महीने के अंदर क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। तो हम क्या करते हैं, इनकरेज करने के लिए, पेमेंट जल्दी हो इसके लिए हम क्या देते हैं? उसे कैश डिस्काउंट देते हैं। इट इज गिवन इधर फॉर द स्पॉट पेमेंट और फॉर पेमेंट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। जैसे स्पॉट पेमेंट अगर कोई करता है या फिर जैसे एक स्पेसिफिक पीरियड, जैसे मैंने उसे बोला था, राम को बोला था कि 1 महीने के अंदर क्या करोगे? पेमेंट कर दोगे तो मैं तुम्हें 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे दूंगा। तो या तो वो स्पॉट पेमेंट मतलब तुरंत, जैसे मैंने हम बोल सकते हैं इमीडिएटली ट्रांजेक्शन होने पे दिया जा सकता है, या फिर फर्दर एक स्पेसिफिक डेट के अंदर पेमेंट करने पे दिया जा सकता है। आगे लिखा है कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेट आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। ये एक बात आपको याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है। अगर मैंने कुछ खरीदा हो तो सबसे पहले मेरा ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, उसके बाद मेरा क्या माइनस होगा? कैश डिस्काउंट माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना पड़ता है या नहीं लिखना पड़ता? तो देखिए सबसे पहले तो ये सेलर के लिए क्या कहलाएगा दोस्तों? लॉस कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं बेच रहा हूँ, मुझे 10,000 के बदले 9,000 ही मिलेंगे अभी, क्योंकि 1,000 का मैंने कैश डिस्काउंट दे दिया, तो मेरे लिए क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा। और गेन किसके लिए कहलाएगा? जो बायर होगा। जैसे मेरा बायर कौन था? राम था, तो उसके लिए क्या कहलाएगा? ये प्रॉफिट कहलाएगा, गेन कहलाएगा। और कैश डिस्काउंट अपेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और इसे कहाँ लिखा जाता है? हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाता है। तो ये बात हो गई हमारी डिस्काउंट के बारे में। तो आई होप सो आपको बातें क्लियर हो रही हो। बात करते हैं हम, हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आया है वो है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है और उसका एक एग्जांपल भी हमारे पास है। देखिए अगर कोई व्यक्ति है जो जितनी उसको पैसा किसी और को देना, मतलब उसकी लायबिलिटीज जितनी होंगी उससे ज़्यादा अगर उसके पास असेट्स है, मतलब उसके पास उतना पैसा है, तो वो कहलाता है सॉल्वेंट। मैं बुक इस डेफिनेशन को बाद में बताता हूँ, आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे बाहर के लोगों को 5 लाख रुपये देना और मेरे पास मेरे पूरा असेट्स बोलिए या फिर मेरे पास पूरा जो कैश है या फिर पूरी चीज़ों को मिला के जितना मेरे पास पैसा बचता है वो मेरे पास 10 लाख है। मुझे देना कितना है लोगों को? 5 लाख, और मेरे पास कितना है? 10 लाख। हमारी लायबिलिटी जो है, जिसे लोगों को देना क्या कहलाते हैं? हमारी लायबिलिटी। वो 5 लाख हमारी लायबिलिटी हो गई और मेरे पास कितना पड़ा है? 10 लाख रुपये पड़ा है। तो मतलब क्या हो गया? तो मैं सॉल्वेंट हूँ। मैं अपने 10 लाख में से 5 लाख रुपये दे दूँ तो मेरे पास भी क्या बच जाता है? 5 लाख रुपये बच जाता है। वो कहलाता है सॉल्वेंट पर्सन। तो यहाँ पे लिखा है हमारे पास, पढ़ लेते हैं फिर एग्जाम्पल से भी समझेंगे।
इफ ए पर्सन असेट्स आर मोर देन लाइबिलिटीज, अगर किसी व्यक्ति के पास की असेट्स उसके लाइबिलिटी से क्या है ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। आर इक्वल टू हिज लाइबिलिटी, जरूरी नहीं है ज्यादा हो, अगर इक्वल भी होंगे तो चलेगा। उसके पास 5 लाख रुपए देने हैं और उसके पास 5 लाख की ही असेट्स है, तब भी वो सॉल्वेंट कहलाएगा। ही इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट पर्सन। सॉल्वेंट पर्सन इज फाइनली साउंड एंड इज इन पोजिशन टू पे ऑफ ऑल हीज डेप्ट्स। मतलब वो क्या होता है, साउंड, फाइनेंशियली साउंड होता है, मतलब कि उसकी जो वित्तीय स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति होती है, वो बहुत अच्छी होती है और उसको जितना भी पैसा देना होता है, उसके डेप्ट्स मतलब ऋण बोलिए या फिर उधार जितना पैसा उसने लिया है, तो वो क्या कर सकता है, उसे पे करने की पोजीशन में रहता है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है, ये पर्सन हैव टोटल अमाउंट, टोटल असेट्स हैज बीन कैलकुलेट 50 लाख एंड द टोटल डेब्ट्स वेयर 30 लाख। मतलब उसने, उसके पास जो असेट्स है वो 50 लाख की है और उसे पैसा जो देना है, लाइबिलिटीज बोलिए या डेब्ट्स बोलिए, उसके पास कितना है 30 लाख का है, तो बचा उसके पास 20 लाख, अभी भी बैलेंस बच रहा है, तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, सॉल्वेंट कहलाएगा। क्योंकि उसकी जो पोजीशन है ही साउंड, क्योंकि वो पेमेंट कर सकता है, फाइनेंशियली साउंड है और अपने पूरे पेमेंट कर सकता है अपने डेब्ट्स का, इसलिए वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट पर्सन। तो इंसॉल्वेंट क्या होगा, इसका ठीक अपोजिट, अगर किसी व्यक्ति को लाइबिलिटीज जो ज्यादा है और उसकी असेट्स क्या है, कम है, मतलब मुझे किसी को 10,000 देने हैं और मेरे पास कितने हैं, 5,000 ही है, तो मैं क्या कहलाऊंगा, इंसॉल्वेंट कहलाऊंगा। वही बात लिखी है, ये पर्सन हु हैज लाइबिलिटीज आर मोर देन हिज असेट्स इज इंसॉल्वेंट पर्सन। जिसकी लाइबिलिटीज ज्यादा और असेट्स कम है वो क्या कहलाएंगा हमारे लिए, इंसॉल्वेंट कहलाएंगा। सच पर्सन लाइबिलिटीज आर मोर देन असेट्स, ये लिखा भी है हमारे पास, एग्जांपल भी मिल जाएगा हमें अभी। तो ये लिखा है, ए पर्सन टोटल असेट्स और प्रॉपर्टी हैज बीन कैलकुलेट 20 लाख, उसके 20 लाख की असेट्स है और उसकी टोटल डेब्ट जो है वो 50 लाख की है, तो मतलब वो अपने 50 लाख के पेमेंट थोड़ी ना कर पा सकता है। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख में से 20 लाख गए तो 30 लाख का पेमेंट भी उसका अभी बचा है, तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, इंसॉल्वेंट कहलाएगा। और उसे आगे की फर्दर प्रोसीजर होती है वो दिखना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारा सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो सॉल्वेंट, मतलब लाइबिलिटी से ज़्यादा असेट्स है वो सॉल्वेंट, और जिस व्यक्ति के पास उसकी लाइबिलिटीज ज़्यादा है उसके असेट्स कम है, मतलब पैसा कम है, तो क्या कहलाएगा, इंसॉल्वेंट कहलाएगा, सिंपल लैंग्वेज में। आगे बढ़े, हमारे पास जो टर्म आया है अकाउंटिंग ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करते हैं। लिखा है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ फॉर विच अकाउंटर मेंटेन और क्लोज बाय द प्रोप्राइटर्स। देखिए 12 महीने का जो पीरियड होता है जहाँ पे हम अपने अकाउंटिंग को चालू करते हैं और ख़त्म करते हैं, क्लोज बाय मतलब मेंटेन करना, मतलब चालू करना है और क्लोज करना, 12 महीने का जो पीरियड होगा वो कहलाएगा हमारे लिए अकाउंटिंग ईयर। देखिए आगे कुछ बात करते हैं, यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको उसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे जो लिखा गया है उसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। क्या होता था जब इसके पहले की काल में बात करें, 19 सेंचुरीज की बात करें या फिर 20 सेंचुरी की बात करें, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग अकाउंटिंग करने का काम कोई दिवाली से दिवाली करता था, कोई अगर मुसलमान हुआ तो ईद से ईद कर लेता था, या फिर वो अपने अकॉर्डिंगली दशहरा टू दशहरा भी करते थे बहुत सारे लोग। तो मतलब क्या होता था, वो अपने 12 महीने का शेड्यूल खुद प्लान कर लेते थे। कोई जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक कर लेता था, कोई 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कर लेता था। तो जो अकाउंटिंग करने में प्रॉब्लम आने लग गई, जो ऑडिट करने का काम होता था वहाँ पे तकलीफ आने लग गई, इसलिए क्या किया गया, अकाउंटिंग ईयर हमारे एएस मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है वहाँ पे मेंशन किया गया होगा कि अब आपका जो अकाउंटिंग ईयर होगा वो होगा हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। आपका बस इतनी ही बात याद रखनी है दोस्तों कि जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है वो हमारा 12 महीने का पीरियड होता है, और जो 12 महीने होते हैं वो हमारे ये अकाउंटिंग ईयर जो एक्चुअल में वो हमारा है अभी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जब अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाता है उस समय जो प्रोप्राइटर होता है अपने क्या बनाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है और बैलेंस शीट ऑन द दैट पर्टिकुलर डेट, उस दिन की एक अपनी बैलेंस शीट बनाता है। होप्स आपको ये बात क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है वो है हमारे पास गुडविल। देखिए अगर मोटी मोटी बात करें, गुडविल का मतलब होता है एक रेपुटेशन, पॉपुलरिटी। देखते हैं हमारे पास क्या लिखा है। गुडविल में बी डिस्क्राइब्ड एज अ एग्रीगेट ऑफ ड्यूज इंटेंजिबल एट्रीब्यूट ऑफ द बिजनेस। देखिए थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है इसकी, फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको बाद में एग्जांपल से समझा दूंगा। बिजनेस विच कंट्रीब्यूट टू इट्स सुपीरियर
अर्निंग कैपेसिटी और नॉर्मल रिटर्न ऑन बिजनेस ऑन इन्वेस्टमेंट, इट may rise from such attributed as favorable location. समझते हैं कि क्या होती है गुडविल। तो देखिए एक सुपर अर्निंग कैपेसिटी क्या है, एक सुपर अर्निंग कैपेसिटी है जो हमारे नॉर्मल रिटर्न होगा इन्वेस्टमेंट का उससे ज़्यादा मिलता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल से समझेंगे कि 10,000 रुपये यहाँ पे मैं जैसे आमगांव में हूँ, यहाँ कोई एक व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है, एक नॉर्मल बिजनेसमैन 10,000 रुपये कमाता है, बट वही मैं वहाँ पे 20,000 कमाता हूँ। मतलब जो सब लोग कितना कमाते हैं 10,000 कमाते हैं, मैं कितना कमाता हूँ 20,000 रुपये कमाता हूँ। मतलब मैंने क्या किया, जो नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था वो 10,000 है, बट मैंने कितना अर्न किया 20,000। मतलब मैंने सुपीरियर अर्निंग की, कितनी की सुपीरियर अर्निंग की 10,000 की। तो वो 10,000 की जो सुपीरियर अर्निंग होंगी वही क्या कहलाएंगी, मेरे लिए गुडविल कहलाएंगी। अब ये क्यों होती है, तो वो हो सकता है कि जो मेरी लोकेशन होंगी बिजनेस की वो मेरी फेवरेबल लोकेशन होंगी, अच्छी होंगी, जहां मेरे पास कंज्यूमर आते होंगे, मेरे में कुछ एबिलिटी या स्किल हो सकती है कि अपने इंप्लॉयज को मैं मैनेज कर सकूं, या फिर मेरी मैनेजमेंट की स्किल अच्छी हो सकती है, या फिर मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होने से मेरी गुडविल बढ़ जाएंगी, मैं सर्विसेज अच्छी देता हूँ, मैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ध्यान देता हूँ। मतलब गुडविल एक ऐसी चीज है, एक नाम, एक ब्रांड, जिसके वजह से आपको क्या हो रहा है, ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है। उसके रीजन जैसे हमने देखे लोकेशन हो सकता है, स्किल हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है, फिर कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन हो सकता है। आगे लिखा है जो गुडविल होती है वो बिजनेस की क्या होती है, रेपुटेशन होती है। जिसे लिखा है बिजनेस गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मनी। और उस रेपुटेशन को काय में हम एक्सप्रेस करते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं मनी में। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं नॉर्मल लोग 10,000 कमाते हैं, मैं 20,000, तो मैंने बोला था मैं जो दादा के पैसे कमा रहा हूँ 10,000, वही क्या कहलाएंगे मेरे लिए गुडविल। मैंने क्या किया, गुडविल को एक्सप्रेस करने की कोशिश किया 10,000, क्योंकि मैं आपको गुडविल दिखा नहीं सकता कि ये देखिए ये है गुडविल, मैं आपको एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो गुडविल को दिखा नहीं सकते हम, इसलिए वो क्या कहलाती है, हमारे इंटेंजिबल एसेट्स कहलाती है, क्योंकि आप उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। हाँ, बेच जरूर सकते हो, इसलिए वो असेट्स कहलाए, आप उसे देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, इसलिए वो इंटेंजिबल एसेट्स है। आई होप सो आपको गुडविल क्लियर हो गया। आगे हमारे पास है जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं उन्हें हम पढ़ते हैं। पहला है प्रॉफिट। व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स आर मोर देन कॉस्ट प्राइस इज प्रॉफिट। प्रॉफिट्स इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। देखिए अगर मैं किसी चीज के कॉस्ट प्राइस से अगर मैं ज्यादा पे सेल कर रहा हूं तो मेरे लिए क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। और इससे क्या होती है, बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज होती है। एग्जांपल समझेंगे, जैसे कि एक चीज बनी है 100 रुपए में, उसे मैं बेच रहा हूँ 200 में, तो मुझे जो प्रॉफिट हुआ है 100 रुपए का हुआ है। मतलब डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, वो क्या कहलाएगा आपके लिए, प्रॉफिट कहलाएगा। जिससे कि हमारा बिजनेस की जो कैपिटल होती है, वो पूंजी जो होती है, वो हमारी बढ़ती है। अगला जो टर्म्स है, जैसे हमारे पास एग्जांपल भी है यहाँ पे, इफ गुड्स सोल्ड ₹30,000 एंड ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटेड 30,000, द प्रॉफिट इज 20,000। सेलिंग प्राइस 20,000, कॉस्ट माइनस के 30,000 की, तो हमारे पास आ गया 20,000 की जो अमाउंट आई है वो क्या कहलाएंगे, हमारे लिए प्रॉफिट कहलाएंगे। अगला जो है लॉस। देखिए अगर मैं कम में बेच देता हूँ, मैंने जितना में वो चीज बनाई है और उसे मैं उसे कम में बेच रहा हूँ, तो क्या कहलाता है, मेरे लिए लॉस कहलाता है। व्हेन कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स आर मोर देन सेलिंग प्राइस इट इज ए लॉस। अगर कॉस्ट ज्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो, तो क्या कहलाएगा, लॉस हो जाएगा। और लॉस डिक्रीज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस की कैपिटल को क्या कर देता है, कम कर देता है। हमारे पास एग्जांपल भी मिल ही जाएंगे। देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल है, इफ गुड्स आर सोल्ड 50,000, ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटेड 60,000। 50,000 में बनाया और 50,000 में बेचा और 60,000 में बनाया, मतलब 50,000 की गुड्स को मैंने बेचा हूँ और उसे खर्चा जो लगा मेरा 60,000 का लगा है। मतलब मुझे लॉस कितना बियर करना पड़ा, 10,000 का लॉस बियर करना पड़ा। आगे देखते हैं इनकम। It is a revenue rising as a result of the business transaction. It is the amount receivable or realized from the service provided and earning from the interest, dividend and commission. देखिए हम जो कोई सर्विसेज देते हैं उनसे अगर हमें पैसा मिलता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनकम बोलेंगे। प्रॉफिट अलग चीज़ है दोस्तों, इनकम अलग चीज़ है। अगर बिजनेस में हम इनका डिफरेंस भी देख लेंगे बाद में, फिलहाल के लिए हम बात करते हैं कि अगर हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके बदले में अगर हमें कुछ अमाउंट मिलती है, फिर मिलने वाली होती है, तो जैसे कि मैंने
किसी को क्या दिया होगा, लोन दिया होगा, तो मुझे वहाँ पे वो सर्विस दिया मैंने लोन की तो मुझे इंटरेस्ट मिल गया। मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदा होगा, मतलब मैंने इन्वेस्ट किया है तो मुझे डिविडेंड मिल गया, या फिर मैंने किसी का काम करके दिया होगा तो मुझे कमीशन मिल गया होगा। तो ये क्या है, मेरे लिए इनकम है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल तो के तौर पर नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की कमीशन। देखिए मैं सर्विस करता हूँ, मान लीजिए मुझे एक बिजनेस को प्रमोट कर रहा था, तो मैंने क्या किया, मेरा बिजनेस का नाम चल रहा था। मैंने बोला अगर आपको अपना बिजनेस प्रमोट कराना है तो आप मुझे 10,000 का कमीशन दीजिए, मैं आपका एडवर्टाइजमेंट अपने शॉप में करवा देता हूँ। तो ये क्या हो गई, मेरी इनकम हो गई। आगे रेवेन्यू, ये जो टर्म्स होते हैं प्रॉफिट, इनकम, रेवेन्यू, बहुत सारे लोग इसे कॉमन मानते हैं। हाँ, ये कॉमन नहीं है, इनमें डिफरेंस है, आपको समझना चाहिए। आगे देखते हैं, इट इज इनकम दैट बिजनेस हैज फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर। देखिए रेवेन्यू को सीधा सीधा जोड़ा गया है हमारे सेल के साथ। अगर मैं सेल के समय अगर कोई प्रॉफिट कमाता हूँ, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के समय जो मैं प्रॉफिट कमाता हूँ, मतलब प्रॉफिट नहीं बोलूंगा, सॉरी, जो मैं पैसा कमाता हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, मैंने प्रॉफिट नहीं बोला, ना ही मैंने दोस्तों इनकम बोला, मैंने बोला जो पैसा मिला है वो कहलाएगा मेरे लिए रेवेन्यू। अब बात समझिए, जैसे कि मैं 8,000 की चीज़ बनाता हूँ, उसे मैं 10,000 में बेचता हूँ, मतलब मुझे 10,000 मिले। तो पहली बात, जो 10,000 मुझे मिले दोस्तों, तो मेरा कहलाएगा रेवेन्यू। ध्यान से सुनिए, जितना पैसा मुझे मिला है वो मेरे लिए रेवेन्यू। अब मैं देखूंगा कि मैंने तो बेचा 10,000 में है और उनसे बनाया मैंने 8,000 में, मतलब जो 2,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा मेरे लिए, प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे लिए, प्रॉफिट कहलाएगा। अब इनकम को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। उसने बोला कि भैया आप क्या कर रहे हो, मैं आपसे ही खरीदता हूँ, आप क्या करो 10,000 बोल रहे हो आप, तो आप ये और ज़्यादा पैसे ले लो, आप थोड़ा सा क्या कर लो, मेरे तरफ से कमीशन रख लो 500 रुपये का। तो उसने मुझे और 500 रुपये दिया, तो क्या कहलाएगा मेरे लिए, इनकम कहलाएगा। तो देखिए जितना पैसा मुझे मिला वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, रेवेन्यू। जितना ज़्यादा का पैसा मिला, मतलब मैंने 8,000 बनाने में खर्च किया और 10,000 में बेचा, मतलब 2,000 का प्रॉफिट, और उसने मुझे एडिशनल में बाद में क्या दिया था, 500 रुपये का कमीशन, तो वो क्या कहलाएंगे मेरे लिए, इनकम कहलाएंगे। अब आई होप सो कि मैं आपको हर टर्म का मीनिंग क्लियर करवा रहा हूँ। फिर भी अगर कोई टर्म बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उनसे मुझे ज़रूर बताइए। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास असेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस समय बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। पढ़ते हैं, एनी फिजिकल थिंग। देखिए पहली बात तो फिजिकल थिंग आर राइट ओन दैट हैज़ मॉनेटरी वैल्यू इज कॉल्ड एज असेट्स। देखिए कोई ऐसी चीज़ कोई फिजिकल थिंग है, जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, दूसरी चीज़ ऐसे जिसकी क्या हो, राइट ओन, मतलब हमारे पास उसका अधिकार हो और उसके क्या हो, मॉनेटरी वैल्यू हो, तो वो क्या कहलाती है, हमारे लिए असेट्स कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे आगे, यहाँ लिखा है द ऑनरशिप ऑफ द असेट्स मस्ट बी विद इन बिजनेस यूनिट, और उसकी ऑनरशिप किसके पास होनी चाहिए, बिजनेस यूनिट के पास होनी चाहिए, तो उसे क्या बोला जाएगा, असेट्स। देखिए पहली चीज इसने बोला था फिजिकल थिंग, जिस चीज़ों को हम छू सकते हैं, ये देख सकते हैं या फिर बेच सकते हैं, हम उन्हीं चीज़ों को हम असेट्स बोलते हैं। नॉर्मल डेफिनेशन अगर मुझे किसी को बताना होता तो मैं इतनी ही बात बोलता हूँ, किसी चीज़ को बेटा हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और बेच के पैसा कमा सकते हैं, तो क्या कहलाती है, हमारे लिए असेट्स कहलाती है। बट एक्सपेक्टेशन मतलब अपवाद भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में है लैंड, गुडविल, पेटेंट्स, कंप्यूटर्स, ये हमारी क्या है, असेट्स है। असेट्स में भी टाइप्स होते हैं, उन्हें हम आगे पढ़ते हैं। तो पहला जो है हमारे पास लिखा है फिक्स असेट्स या नॉन करंट असेट्स। ऐसी असेट जिनका ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा हो, मतलब लॉन्ग टर्म असेट जो होती है उन्हें हम बोलते हैं फिक्स असेट्स। पढ़ लेते हैं, लिखा है द असेट्स which give long term benefit to the business are known as fixed assets। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग सालों साल चलती है, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल सालों साल, तो ये क्या कहलाती है, हमारे लिए फिक्स असेट्स कहलाती है। फिक्स असेट्स में भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है टेंजिबल असेट्स और एक होता है इंटेंजिबल असेट्स। तो हम आगे उन्हें भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पास करंट की। तो करंट असेट्स में क्या, ऐसी असेट्स जिनका ड्यूरेशन क्या हो, लेस देन 1 ईयर हो, मतलब शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के जो होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम, करंट असेट्स। तो करंट असेट्स असेट्स विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द ऑपरेटिंग ईयर, मतलब उस ईयर के लिए, करंट ईयर के लिए, 1 साल के लिए मान के चलिए, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश
वेरी इजी इज कॉल्ड एज करंट एसेट्स। ऐसी कोई चीज़ है, कोई एसेट्स है जो ऑपरेटिंग ईयर में मतलब करंट ईयर में यूज हो रही है और उसे इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में, तो उसे क्या बोला जाएगा हम, करंट एसेट। जैसे डेटर्स हो गए, 1 साल के अंदर पेमेंट हो जाता है। बिल रिसीवेबल का भी पेमेंट 1 साल के अंदर हो जाता है। कैश इन हैंड है, मतलब कैश जल्दी का मतलब ऑलरेडी कैश है, कन्वर्ट किया जा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कैश एट बैंक 1 साल के अंदर मिल जाता है, इसलिए करंट एसेट्स। और स्टॉक को भी हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, हमारी करंट एसेट्स हो गए। आगे हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम बात करेंगे टेंजिबल इंटेंजिबल, उसके पहले एक और आया है हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स। देखिए ये फिक्टिशियस एसेट्स ना होकर भी एसेट्स है। क्यों बोल रहा हूँ, देखिएगा जो हमने एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़े थे, याद आ रहा है आपको, तो वही हमारे लिए यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट्स कहलाती है दोस्तों, ठीक है। The assets are not represented by tangible possession or property। देखिए इसके कोई tangible possession नहीं होता, सॉरी possession वर्ड यूज किया है यहाँ पे, इसका कोई tangible possession नहीं होता, मतलब ये दिखती नहीं है, ठीक है, पर हम मानते हैं कि assets होती है। लिखा है they are imaginary assets but do not have any reasonable value। उसकी कोई रीजनेबल वैल्यू भी नहीं होती, फिर भी हम उसे क्या बोलते हैं, असेट्स बोलते हैं, इसलिए वो होती है हमारे लिए फिक्टिशियस असेट्स। जैसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टाइजमेंट फॉर 4 ईयर्स, मैंने 4 साल के लिए खर्चा कर दिया, तो मैं बोलता हूँ कि ये खर्चा मुझे बाद में भी काम आएगा, इसलिए मैं उसे क्या बोलूंगा, असेट्स में लिख देता हूँ, इसलिए वो क्या कहलाती है, फिक्टिशियस असेट्स कहलाती है। आगे हम बात करते हैं, लायबिलिटी को चालू करने से पहले आपको टेंजिबल और इंटेंजिबल का मीनिंग समझाना रह गया था, उसे हम अभी खत्म कर लेते हैं। टेंजिबल मतलब वो असेट्स जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे मैं लैंड बिल्डिंग को छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, तो ये मेरे लिए टेंजिबल। और इंटेंजिबल, जैसे मैं गुडविल, आप बोलोगे सर हमें गुडविल दिखाओ, तो बेटा मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। अगर आप बोलोगे सर मुझे कॉपीराइट दिखाओ, तो मैं नहीं दिखा सकता। हाँ, मैं कॉपीराइट का सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ, पर वो कॉपीराइट नहीं है, ठीक है। मैं आप बोलोगे सर मुझे पेटेंट दिखाओ, तो बेटा मैं पेटेंट का सर्टिफिकेट दिखा सकता हूं, पर आपको पेटेंट नहीं दिखा सकता। तो ऐसी असेट जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट उनका एग्जिस्टेंस होता है, उन्हें हम बेच सकते हैं, तो ऐसी असेट्स को हम बोलेंगे इंटेंजिबल असेट्स। और जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाएंगी, टेंजिबल असेट्स। आगे हम बात करते हैं लायबिलिटीज के बारे में। तो अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू अदर इज नोन एज लायबिलिटी। अगर मुझे बिजनेस को किसी और को पैसा देना है, तो मेरे लिए क्या कहलाती है, लायबिलिटीज कहलाती है। इट इज ए डेब्ट और अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बिजनेस टू अदर फॉर द बेनिफिट रिसीव्ड बाय द बिजनेस यूनिट। ये क्या होता है, यहाँ पे जो बिजनेस होता है अपने बेनिफिट के लिए कुछ लोगों से पैसा उधार मांगता है, वही क्या कहलाती है, उसके लिए लायबिलिटीज कहलाती है। जैसे कि बैंक से लोन लिया आऊंगा, उधार मंगाऊंगा, क्रेडिटर्स किसी से उधारी पे खरीदाऊंगा, हमने देखिए क्रेडिटर्स क्या होते हैं। बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया आऊंगा, मतलब देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट को समझा देता हूं मैं आपको, बाद में आपके काम आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट एक करंट अकाउंट के ऊपर दी जाने वाली फैसिलिटी है। 2 तरीके के अकाउंट होते हैं, एक होता है हमारा सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है हमारा करंट अकाउंट, जिसे हम बोलते हैं बचत खाता, चालू खाता। जो बचत खाता होता है वो मीडियम क्लास के लोग बनाते लेते हैं, और जो करंट अकाउंट होता है वो बिजनेसमैन बनाते हैं। अगर करंट अकाउंट के ऊपर हमें जो एक्सेस अमाउंट विड्रॉल करने की परमिट दी जाती है, मतलब मैं ज्यादा का पैसा निकाल सकता हूं, तो क्या कहलाता है मेरे लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब अगर मेरे पास बैंक में 5,000 रुपए पड़े हैं, तो मैं 10,000 निकाल सकता हूं। एक लिमिट होती है ओवरड्राफ्ट की, लिमिट, उसकी बात नहीं करेंगे हम। तो मैंने जो 5,000 बैंक में थे और मैंने यूज कितना किया, निकाला कितना, 10,000, तो जो बचा डिफरेंस है 5,000 का, वो क्या कहलाता है हमारे लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब ऐसे खर्चे जो मैंने अभी तक तो नहीं दिया पर मुझे बाद में देना पड़ेगा, तो क्या कहलाती है मेरे लिए, लायबिलिटीज कहलाती है। आगे बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज भी होती है। तो फिक्स लायबिलिटीज होती है, मतलब जिनका ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म का होता है, जैसे कि हम बोलेंगे 1 साल से ज्यादा होता है, तो क्या कहलाती है हमारे लिए, फिक्स लायबिलिटी। जैसे लिखा है, वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फंड्स इन द बिजनेस इज फिक्स लायबिलिटी। मेजर सोर्स होता है बिजनेस का जहां से वो फंड राइज करती है, मतलब पैसा कमाती है। इट मे बी फ्रॉम द कैपिटल हो सकते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हमारी, या फिर फिक्स लायबिलिटीज, इसे लॉन्ग टर्म वर्ड भी यूज कर सकते हैं। सिक्योर्ड लोन हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हो सकते हैं फ्रॉम द बैंक्स एंड फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लॉन्ग टर्म, अब सिंपल सी बात याद रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम पैसा कहीं से बोरो करते हैं, मतलब उधार पे लाते हैं, तो ये हमारे लिए क्या कहलाती है, फिक्स लायबिलिटी। दूसरा है हमारे पास करंट लायबिलिटी, मतलब ऐसी लायबिलिटी जिनका जो पीरियड है वो हमारा शॉर्ट टर्म है, मतलब हमें करीबन 1 साल के अंदर क्या करना पड़ता है, उसका पेमेंट करना पड़ता है। तो ऐसी लायबिलिटीज को क्या बोलेंगे हम, अपनी करंट लायबिलिटीज बोलेंगे। तो लिखा है हमारे पास, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पेबल विद इन ए ईयर आर कॉल्ड एज करंट लायबिलिटीज। अगर किसी लायबिलिटीज का 1 साल के अंदर पेमेंट करना पड़ रहा है, तो क्या कहलाएंगे हमारे लिए, करंट लायबिलिटीज। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, ये क्यों की जाती है। तो करंट लायबिलिटी राइज इन द बिजनेस टू रेगुलर करंट
ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। देखिए कि ये क्यों लाया जाता है करंट लायबिलिटीज, मतलब हमें पैसे की जब इमीडिएटली जरूरत पड़ती है, फिर हमारे बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट करना पड़ता है, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस स्मूथली वर्क करे, हमें पैसे की कमी ना हो, तो ऐसे समय हम किसी और से शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए क्या कर लेते हैं, बोरो कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास पैसा नहीं पर मुझे गुड्स चाहिए, तो मैं क्या कर लूंगा, उधारी पे गुड्स खरीद लूंगा, मतलब क्रेडिटर्स आ जाएंगे और बिल्स पेबल आ जाएंगे। तो ये हो गई हमारी करंट लायबिलिटीज। आई होप सबको बात क्लियर हो रही है। फिर भी डाउट हो तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में पुट कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। आगे बात करते हैं हम। लास्ट हमारा जो है यहाँ पे आज के वीडियो के लिए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। देखिए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का मीनिंग ऐसा होता है कि ऐसी लायबिलिटी जो अभी तो नहीं है पर फ्यूचर में राइज हो सकती है, मतलब अभी लायबिलिटी नहीं है पर फ्यूचर में आ सकती है, तो ऐसी लायबिलिटीज को बोलेंगे हम कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, जिसे हम बोलेंगे, अगर इसका हिंदी अनुवाद किया जाए तो वो होता है आकस्मिक देयता। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। ए लायबिलिटी which may be rise in future depend on the happening or non happening of a certain event is called as contingent liability। ऐसी लायबिलिटी जो अभी नहीं है पर may be rise in future, फ्यूचर में हो सकती है, किसी घटना के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो घटना हो या फिर ना हो। ठीक है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ बाद में पढ़ने के पहले। देखिए मेरी कंपनी है एक, वहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने केस किया है कंपनसेशन के लिए मेरे ऊपर, और उसका केस चल रहा है कोर्ट में। उसने का कंपनसेशन है मेरे पास ऊपर 10 लाख का। मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए ड्यूरिंग द वर्क उसकी एक उंगली कट गई, ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलते, उसकी एक उंगली कट गई, उसने कंपनी के ऊपर केस कर दिया कि सर मेरी उंगली कट गई है तो आप मुझे कंपनसेशन दिलवाओ कंपनी से 10 लाख का, क्योंकि मुझ में कुछ डिसेबिलिटी आ गई है। ऐसा उनका केस है कोर्ट में। अब कोर्ट के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि मुझे उसे 10 लाख देना है या नहीं देना है। अगर वो कोर्ट में केस जीत जाता है तो मुझे उसका 10 लाख देना पड़ेगा, और वो कोर्ट में केस हार जाता है तो मुझे 10 लाख नहीं देना पड़ेगा। तो मतलब ऐसी लायबिलिटी जो किसी घटना के ऊपर डिपेंड करती है और वो फ्यूचर में राइज हो सकती है, तो ऐसी लायबिलिटी को क्या बोला जाएगा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। देखते हैं आगे क्या लिखा है। इट इज नॉट कन्फर्म और परफेक्ट लायबिलिटी, ये कन्फर्म भी नहीं होती और परफेक्ट भी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती, वो केस जीत सकता है और नहीं जीत सकता। इट डज नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। देखिए ये बिजनेस जो हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन होती है अफेक्ट नहीं करता, इसलिए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, हमारा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है उसे बनाते हैं, उसके ठीक नीचे मतलब आफ्टर कैलकुलेशन हम वहां से बस शो ऑफ करते हैं। आगे लिखा है देयरफॉर इट इज नॉट शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इसलिए उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड नहीं लिखा जाता, मैंने बोला, बट इट इज शोन बाय द वे ऑफ फुट नोट। फुट नोट मतलब दोस्तों जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाता है उसके नीचे में अगर हम कोई चीज लिखते हैं तो वो कहलाता है हमारे लिए फुट नोट। और बैलेंस शीट सिंपली एज इंफॉर्मेशन, ऐसे इंफॉर्मेशन के तौर पे उसे लिखा जाता है। आई होप सो आपको बात क्लियर हो गई होंगी। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, your worker makes a claim for compensation of 5,000 against the business, the decision pending in the court, it is maybe future liability for the business on happening of a event is कोर्ट डिसीजन। मतलब देखिए डिपेंड करता है ना, मैंने आपको एग्जांपल से पहले ही बताया कि अगर वो केस जीत गया तो मुझे 5,000 देना पड़ेगा और वो हार गया तो मुझे नहीं देना पड़ेगा, मतलब कोर्ट के ऊपर डिपेंड किया, इसलिए क्या कहलाए हमारे लिए, कॉन्टिंजेंटी लायबिलिटी कहलाए। आई होप सो आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों आई होप सो आपको मैंने वीडियो में जितनी बातें बताया वो आपको सभी की सभी बातें समझी होंगी। फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पुट कीजिए, मैं बैठा हूँ आपका रिप्लाई देने के लिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और ऐसी वीडियो चाहते हो आप तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं जब भी नई वीडियो बनाऊं यूजफुल वीडियो आपके लिए हाजिर हो जाए। वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें अकाउंटिंग के टर्म्स याद ही नहीं होती। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ उन लोगों को कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन भी पास कर लिया होगा पर यहाँ पे मैंने जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बताए उनका नॉलेज उनको नहीं होगा, तो आप उन्हें भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती है मेरी नेक्स्ट वीडियो।